दोस्तों, हमारे जैसे पत्रकार YouTube में अपनी पत्रकारिता करते हैं तो टीवी के कई पत्रकारों को बहुत बुरा लगता है। सुनने में तो ये भी आया कि आजकल न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम में YouTube के हमारे जैसे पत्रकारों की काफ़ी चर्चा है। कोई बड़ा नाराज़ रहता है हमारे जैसे पत्रकारों पर और कोई जलता भी है। लेकिन अच्छा लगता है देखकर कि जिस रास्ते पर हमें चले करीब 3 साल हो गए, अब बड़े बड़े पत्रकार भी उस रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई को कौन नहीं जानता। देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और अलग अलग सरकारों को अपने सामने इन्होंने बनते देखा है, आते देखा है, जाते देखा है। और राजदीप सरदेसाई उन पत्रकारों में से माने जाते हैं अभी भी जो न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा होने के बावजूद भी अपने प्रोग्राम्स में बीजेपी प्रवक्ताओं को नाराज़ करने के लिए मशहूर हैं। अभी 1-2 दिन पहले उनके खुद के कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे तो राजदीप सरदेसाई ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के प्रवक्ता उनको धमका रहे हैं। दोस्तों, अमूमन राजदीप के शो में बीजेपी के प्रवक्ता आपा खो देते हैं और राजदीप सरदेसाई पर तमाम तरह के आरोप लगा देते हैं। लेकिन इससे इतर राजदीप सरदेसाई ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। हालांकि उनको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन राजदीप ने अपने यूट्यूब चैनल में एक खबर बनाई है जिसको पढ़कर, जिसको देखकर मुझे इस बात की तसल्ली हुई और अच्छा लगा कि हम जो जानकारी आपको पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीने से दे रहे हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर्स, अंत में टेलीविज़न में चमकने वाले चेहरों को वो बात बोलनी ही पड़ गई। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई ने देखिए अपने यूट्यूब चैनल में एक खबर बनाई है। उसका थंबनेल यानी कि उसका शीर्षक मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंसू हैं, राहुल गांधी दिखाए हुए हैं और लिखा है द एंड ऑफ बीजेपी। मतलब राजदीप का इस वीडियो में दावा है कि हरियाणा का इलेक्शन कौन जीतेगा, इसको लेकर विश्लेषण किया है उन्होंने, क्योंकि वो अपने चैनल के लिए लगातार घूम रहे हैं और इलेक्शन को लेकर कवरेज भी करते रहते हैं राजदीप सरदेसाई। दरअसल ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये है तो इलेक्शन पर ही, हरियाणा के, लेकिन इसका जो शीर्षक है एंड ऑफ बीजेपी लिखा है। मतलब ये बताया गया है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक तरह से बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई है और मोदी जी को इसमें रोता हुआ दिखाया गया है। हालांकि बहुत से लोगों को ये शीर्षक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि ये बात तो हम आपको बहुत टाइम से बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे थे कि कोई लहर नहीं है, कोई असर नहीं है और बहुत ही एक तरह से ठंडा चुनाव है ये। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी ये बता दिया कि कोई लहर नहीं है और जनता विपक्ष को एक उम्मीद से देख रही है, विपक्ष को एक मौका देना चाहती है जनता। भले ही मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई हो, लेकिन मोदी जी ही मायूस होते हुए उनको ये स्वीकारना पड़ रहा है कि उनका बड़ा मजाक उड़ रहा है। और वो कहते भी हैं चुनाव के बाद, तीसरी बार पीएम भले ही बन गए हो मोदी जी, लेकिन तीसरी बार पीएम बनने के बाद भी मोदी जी को इस बात का दुख है कि उनका बात बात पर मजाक उड़ाया जाता है, उनके मजे लिए जाते हैं। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों,
ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार। ले लो ले लो। दोस्तों, तीसरी बार मोदी जी का पीएम बनना ये वाकई में भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक लम्हा है। मतलब वाकई में नेहरू के अलावा ये काम किसी ने नहीं किया, कोई कांग्रेसी भी नहीं कर पाया इसके बाद। लेकिन मोदी जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, वो जोश, वो खरोश है ही नहीं। अब आप हरियाणा में मोदी जी की रैलियां उठा लीजिए। मोदी जी ने जितनी भी रैलियां की हैं, हालांकि बहुत ही कम की हैं, लेकिन जितनी भी की हैं उनमें वो लहर वाला हाल नहीं दिखा। पब्लिक बड़ी मुश्किल से जुटी। एक रैली में तो, जो पहली रैली थी, उसमें तो इतना फ्लॉप रही वो रैली की माना जा रहा है कि 5000 लोगों की भीड़ भी नहीं जुट पाई। तो बड़ा सवाल यह है कि मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही, मोदी के नाम पर वोट नहीं बढ़ रहे, मोदी अपने नाम पर अपनी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ पा रहे हैं और राज्यों में लगातार हार रहे हैं। दोस्तों, मोदी को लेकर थकावट और बोरियत इस बात का प्रमाण है कि दरअसल ये थकावट और बोरियत लफबाजी को लेकर है। लफबाजी बहुत हुई है पिछले 10 सालों में हमारे देश में। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। 1000 साल आगे का प्लान, 2047 का एक अजीब सा एक अलग सपना मोदी जी दिखाते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त जो दिक्कतें जनता जूझ रही है, जिन दिक्कतों से, इस सरकार में कोई भी नहीं है जो उन दिक्कतों पर बात करे। और यही वजह है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की इतनी बुरी दुर्गति होने वाली है। हरियाणा के पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी अगर 20 भी छू जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। इतनी हालत खराब है बीजेपी की, सोचिए हरियाणा में, कि बीजेपी के लिए 20 का आंकड़ा छू पाना या पार करना भी बहुत बड़ी बात है। हार्डली हरियाणा के पत्रकार कहते हैं कि ऐसी 9 सीटें हैं जो बीजेपी श्योर शॉट है जीत सकती है। और वहीं ये आंकड़ा कांग्रेस का अगर आप देख लें हरियाणा में, तो करीब 40 सीटें ऐसी हैं जो श्योर शॉट है कि हर हाल में कांग्रेस जीतेगी, हर हाल में। तो आप देखिए श्योरिटी में कितना फर्क है कि 9 से 10 सीटें ऐसी हैं बीजेपी की हरियाणा में जिसमें वो श्योरिटी से कह सकती है कि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन इधर कांग्रेस की श्योरिटी करीब 40 सीटों की है। तो ये बताता है कि हरियाणा में एक लहर चल रही है। लहर क्या है? एंटी बीजेपी लहर, एंटी एस्टैब्लिशमेंट लहर। और इसकी बहुत सी वजह हैं। खराब नेतृत्व, मनोहर लाल खट्टर जैसे लोगों का 2-2 बार सीएम बनना, और मनोहर लाल खट्टर सीएम बने हैं तो उनको पीएम नहीं सीएम बनाया है। उसके बाद लगातार हरियाणा के मुद्दों की अनदेखी करना। और मैं तो आपसे लगातार यही कह रही हूँ दोस्तों कि हरियाणा जिन 3 मुद्दों पर चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, पहलवान, किसान और नौजवान, ये तीनों मुद्दे देश के मुद्दे हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये हरियाणा के मुद्दे हैं, नहीं, ये तीनों मुद्दे देश के हैं। पहलवान बेटियों के साथ जो भी हुआ, औरतों के अस्मिता की लड़ाई आज देश भर में मुद्दा बनी हुई है। चाहे वो बंगाल में कोई हादसा होता है किसी ट्रेनी नर्स के साथ तो भी मुद्दा बनता है, या महाराष्ट्र के बदलापुर में होता है तो भी मुद्दा बनता है। महिलाओं की अस्मिता का सवाल आज देश भर में एक बड़ा सवाल है, उसको लेकर देश भर में एक चेतना है। दूसरा दोस्तों, किसानों की समस्या तो देश भर की समस्या है। ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान परेशान नहीं है या महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों की अपनी समस्याएं नहीं है। तीसरा, जवान। दोस्तों, हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा प्रभावी है, लेकिन केवल अग्निवीर का मुद्दा प्रभावी नहीं है। डंकी के रास्ते किस तरह से बड़े स्तर पर हरियाणा जैसे समृद्ध राज्य के लोग लोन में पैसा लेकर विदेश में भाग रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में लेट भर्तियां होना, ये तो देश भर में समस्या है। अग्निवीर की समस्या हरियाणा में, उसका असर सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्या राजस्थान में अग्निवीर की समस्या परेशानी नहीं पैदा कर रही है? तो एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही हूँ दोस्तों, ये हार जो हरियाणा में हार रही है बीजेपी, ये उसकी केवल हरियाणा की हार नहीं है, ये उसके देश के उन 3 मुद्दों को लेकर हार है जिसमें वो कुछ नहीं कर पाई, एड्रेस तक नहीं कर पाई। बीजेपी ने दोस्तों माना ही नहीं कि ये मुद्दे हैं। और ऐसे हालात में जब सत्ता मानने से इनकार कर दे कि ऐसी कोई समस्याएं हैं, जनता पूरा का पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लेती है। इस वक्त एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी तो बस एक चेहरा है, चुनाव जनता लड़ रही है हरियाणा में। इसीलिए ऐसी हालत है कि राजदीप सरदेसाई जैसे
टेलीविजन के पत्रकारों को, बड़े बड़े पत्रकारों को ऐसी ऐसी खबरें बनानी पड़ रही हैं कि ये बीजेपी का अंत है। और ये बीजेपी का अंत की शुरुआत नहीं तो और क्या है, क्योंकि हरियाणा में ऐसा तो है नहीं कि स्थितियां अगर खराब है तो महाराष्ट्र में अच्छी हैं या जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसा होता दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने रैलियों का रैला लगा दिया होता। गिनती की रैलियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं, गिनती की रैलियां हरियाणा में हो रही हैं, और यही स्थिति आप देखिएगा महाराष्ट्र में होगी, झारखंड में होगी, या फिर आने वाले अगले साल में फरवरी के आसपास दिल्ली के चुनाव में होगी। लोग ही कहते हैं ना कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव साथ में क्यों नहीं कराया। मैं कहती हूँ कि साथ में इसलिए चुनाव नहीं कराए गए क्योंकि किश्तों में हारना आसान होता है। एक साथ 4 राज्यों की हार बहुत शर्मनाक स्थिति में डाल देती बीजेपी को, इसीलिए किश्तों में हारना ज़्यादा बेटर होता है। पहले 2 राज्य हारे, फिर 2 या 1 राज्य हारे। और दोस्तों अगर ये हार 3-1 से होती है, मतलब 3 राज्यों में हारती है और शायद झारखंड में जीत जाए, या 4-0 से हार होती है बीजेपी की, तो आप सोचिए कि बीजेपी के अंत की शुरुआत नहीं तो और क्या है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।